कवि मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचनाएं यशोधरा व भारत की श्रेष्ठता का आज हम शिक्षण कार्य करेंगे। इन दोनों रचनाओं से संबंधित कुछ प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, तो सभी विद्यार्थियों को पूरी एकाग्रता के साथ इन दोनों रचनाओं का अध्ययन करना है। तो शुरू करते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय इनके बारे में दिया है कि राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित और भारतीय संस्कृति के महान उद्गाता श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के चीरगांव जिला झांसी में सन 1886 में हुआ था। राष्ट्र कवि इनको इसलिए कहा जा रहा है कि इनकी जो रचनाएं हैं उसमें राष्ट्रीय भावना है, उससे संबंधित बातें सबसे ज़्यादा समाहित की गई हैं। इसके अलावा इनको भारतीय संस्कृति का महान उद्गाता, भारत की जो संस्कृति है उसके भी महत्वपूर्ण पहलू हैं वो लोगों के सम्मुख रखे थे इन्होंने। श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के चीरगांव जिला झांसी में 1886 में हुआ था। फिर है गुप्त जी द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतिनिधि कवि हैं। जो मैथिली शरण गुप्त हैं वो द्विवेदी युग हिंदी साहित्य में सन 1900 से लेके सन 1918 तक, सन 1900 से लेके 1918 ईस्वी तक जो काल रहा था वो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। तो उस युग के प्रतिनिधि कवि थे। इनके पिता सेठ रामशरण कविता प्रेमी थे और कनकलता उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनकी प्रारंभिक कविताएं वेश्योपरक में छपी एक पत्रिका थी वेश्योपरक नाम की, और उसमें इनकी कविताएं छपा करती थी। किंतु बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने पर सरस्वती में लिखना प्रारंभ किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्हीं के नाम पर हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग का नाम पड़ा था। और इनके संपर्क में जब ये आए थे मैथिली शरण गुप्त, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 से लेकर सन 1920 तक एक सरस्वती पत्रिका निकाली थी। उस पत्रिका में भी इनकी रचनाएं हैं, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं, वो छपा करती थी। उन्हीं की प्रेरणा से मैं खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप ढालने का कार्य किया, और गुप्त जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता, स्वदेश प्रेम, युगीन चेतना और भारतीय संस्कृति की छाप पूरी तरह दिखाई देती है। इनकी रचनाओं में आप देखोगे तो राष्ट्रीयता, राष्ट्र की भावना है, स्वदेश के प्रति प्रेम है, और युगीन चेतना, उस टाइम के लोगों की जो चेतना थी, युग की जो चेतना थी वो किस प्रकार की थी वो, और भारतीय संस्कृति की छाप पूरी तरह से दिखाई देती है। भारत भारती नामक रचना से इन्हें अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। इन मैथिली शरण गुप्त की एक रचना थी भारत भारती, जिसके कारण ही इनको राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी गई थी। इस रचना में इन्होंने भारत के संबंध में कुछ इस प्रकार की बातें हैं वो लोगों के सम्मुख रखी कि लोगों में राष्ट्र के प्रति भावना है वो जागृत हुई, और इनको राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित भी करने लगे लोग। देश की मातृभूमि के प्रति गर्व और गौरव राष्ट्रीय जागरण से ओतप्रोत, और भारत भारती की कविताओं ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। भारत सरकार ने इन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया, और भारत सरकार है वो उसने राज्यसभा का सदस्य है वो भी इनको मनोनीत किया गया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो कला साहित्य संस्कृति है उससे भी एक व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है। वैसे 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, तो उसमें ये मनोनीत होने वाले सदस्य भी थे। फिर गुप्त जी की रचनाओं का मानव जीवन और समाज के विविध अंगों की समस्याओं पर चित्रण हुआ है। समाज की जो जितनी भी जो अलग अलग प्रकार की समस्याएं थी उन पर इनका चित्रण हुआ है। उसमें भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति पूज्य भाव है, तो नए परिवर्तन के प्रति भी तीव्र उत्साह है। द्विवेदी युगीन आदर्शवादी नैतिकता, पवित्रता, पौराणिक आख्यानों की तर्क संगत व्याख्या और समसामयिक राष्ट्रीय हलचलों की तीव्र गूंज उनके काव्य में है। आदर्शवादी नैतिकता, आदर्शपूर्ण जो नैतिकता थी वो बातें, पवित्रता, साथ ही पौराणिक आख्यानों से तर्क संगत व्याख्या, पूरा अपने जो प्राचीन जो ग्रंथ थे उनकी जो तर्क संगत व्याख्या थी उससे भी कुछ अंश हैं वो लेकर इन्होंने अपने काव्यों में सजाया था। और समसामयिक राष्ट्रीय हलचलों, उस जमाने में किस प्रकार की राष्ट्रीय हलचल हुआ करती थी उसकी गूंज भी इनके काव्य में दिखाई देती है। वे सामाजिक उत्पीड़न, राजनीतिक दासता और धार्मिक संकीर्णता के विरोधी हैं। समाज में जो उत्पीड़न लोग हैं उसके राजनीतिक दासता, किस तरह से जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो लोगों को किस तरह से अपने चंगुल में फंसाते हैं उसको लेकर, और धार्मिक संकीर्णता के विरोधी की समाज है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस तरह से अलग अलग धर्मों में बटा हुआ है। लोगों की मानसिकता है वो अपने धर्म को लेकर काफ़ी छोटी होती जा रही है, तो उसके भी काफ़ी विरोधी थे। उन्हें भारतीय संस्कृति के नवजागरण का कवि भी कहा जाता है, और भारतीय संस्कृति के नवजागरण कवि माने जाते हैं। गुप्त जी के खंड काव्य, प्रबंध काव्य, नाटक व अनुदित काव्य आदि विद्याओं में लिखा है। इनकी रचनाओं में भारत भारती, जयदत्त वध, पंचवटी, गुरुकुल, जंखार, संकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज, विष्णुप्रिया आदि विशेष उल्लेखनीय है। ये इनकी कुछ रचनाओं के नाम हैं जो अलग अलग यहाँ पर दिए गए हैं। और संकेत महाकाव्य ने गुप्त जी को कीर्ति के शिखर पर पहुंचाया था, जिसमें राम के पावन चरित्र को आधुनिक परिवेश में चित्रित करते हुए इन्होंने एक संकेत महाकाव्य भी लिखा है। उसमें राम के जो
चरित्र है उसको आधुनिक परिवेश में चित्रित किया। कैसे कि उपेक्षिता उर्मिला के चरित्र को त्यागमयी नारी के रूप में चित्रित किया गया है कि उर्मिला नाम की कोई पात्र है और वो किस तरह से अपना त्याग एक नारी रूप में अपना समर्पण दिखाती है, उसका भी इन्होंने राम के पावन चरित्र को केंद्र बिंदु बनाकर ये संकेत रचना रची थी। साथ ही विद्यार्थी ध्यान भी देंगे इस बात को कि आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम में 1% कवियों के जीवन परिचय से भी होता है, तो आप कवि का इस जो मैथिली शरण गुप्त हैं ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। ये हैं जयशंकर प्रसाद है, कभी कभार कबीर हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में भी पूछा जाता है। तो इनकी जो रचनाएं हैं और इनका जो जीवन परिचय है उसको अच्छी तरह से आपको देखना है। फिर देखें आगे, सबसे पहले हम पाठ परिचय देखेंगे और पाठ परिचय में जो दोनों रचनाएं हैं यशोधरा और भारत की श्रेष्ठता उसका संक्षेप में सार दिया गया है। पहले हम जो यशोधरा रचना है उसका पाठ परिचय देखेंगे। प्रस्तुत संकलन गुप्त जी के प्रसिद्ध काव्य यशोधरा से संकलित किया गया है। यशोधरा में गौतम बुद्ध के राजगृह को त्याग कर चले जाने के पश्चात उनकी पत्नी यशोधरा के हृदय में उत्पन्न भावों का मार्मिक और मनोवैज्ञानिक चित्रण है। एक इसमें ये दिखाया है कि जो गुप्त जी का जो काव्य यशोधरा जो रचना है, इस रचना में जो गौतम बुद्ध हैं, बुद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, तो वो क्या है कि राजगृह अपने एक स्थान को छोड़कर चले जाते हैं किसी तपस्या के लिए, अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो साधना हेतु चले जाते हैं। किसको छोड़कर? पत्नी यशोधरा को। तो यशोधरा को बिना बताए ही वो चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि यशोधरा के मन में काफ़ी भावना है वो उद्वेलित होती है। तो उसी को लेकर ये रचना रची गई है। गौतम बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। अपनी पत्नी यशोधरा और उसके छोटे बेटे राहुल है उसको रात्रि के समय जब वो सो रहे थे तो उसी समय सोते हुए उनको छोड़कर चले जाते हैं। प्रातःकाल होने पर यशोधरा को जब पता लगता है, उनकी पत्नी को जब पता लगता है, तो वह आत्मग्लानि से भरकर वेदना प्रकट करती है और खुद के मन में काफ़ी ग्लानि होती है और वो अपनी वेदना है उसको प्रकट करती है। एक सखी को वो अपनी बात बताती है, सहेली को, और उसे इस बात का अधिक दुख है कि उसके पति बिना बताए चले गए हैं और बिना बताए ही उसके पति हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। वह कहती है कि ऐसा करके उन्होंने संभवतः हम क्षत्राणी नारियों को समझने में भूल कर दी कि हम क्षत्राणी नारियाँ हैं, उनको जो गौतम बुद्ध यहाँ से चले गए हैं उनको हमारे को समझने में उन्होंने भूल कर दी है। हम क्षत्राणी नारियाँ देश की रक्षा के लिए अपने पतियों को खुशी खुशी रण क्षेत्र में भेज देती हैं, युद्ध के मैदान में अपने पतियों को भी खुशी खुशी विदा कर देती हैं। फिर भी वे तो जगत कल्याण हेतु सिद्धि करने के लिए गए हैं। और इस संकलन में यशोधरा का सहज नारीगत वेदना, जिस तरह से एक नारी की वेदना होती है वो है क्षोभ, दुख प्रकट हुआ है, संताप, उनकी पीड़ा है, के साथ साथ उनके मातृत्व, माता का जो हृदय किस प्रकार का होता है और वात्सल्य का भी प्रभावी अंकन है और किस तरह से वो उनके भाव हैं वो अलग अलग तरीके से प्रकट होते हैं, इस रचना में हमारे को देखने को मिलेंगे। फिर एक और रचना है उसका भी हम अध्ययन करेंगे, भारत की श्रेष्ठता, उसका भी संक्षेप में सार दिया गया है। तो देखते हैं उस सार को। इसमें दिया है कि भारत की श्रेष्ठता काव्यांश गुप्त जी के प्रसिद्ध काव्य भारत भारती से लिया गया है। भारत की श्रेष्ठता एक रचना है और उसमें रचना में को भारत भारती से लिया गया है, जिसमें भारत की पराधीनता और निराशा में डूबी हुई भारतीय जनता को जागृत करने का आह्वान किया गया। भारत की जो जनता है वो पराधीनता और निराशा में डूबी हुई थी, तो उसको जगाने हेतु ये रचना जो मैथिली शरण गुप्त है उन्होंने रचित की थी। इस रचना को पढ़ने के बाद में व्यक्ति के मन में भी काफ़ी गर्व महसूस होता है और उसको लगता है कि अपने जो पूर्वज हैं वो काफ़ी महान थे। फिर आगे, भारत भारती राष्ट्रीयता की उद्घोषक रचना है और राष्ट्रीय आंदोलन के समय इस रचना को अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। प्रस्तुत अंश में गुप्त जी ने भारतवर्ष के गौरवमय अतीत का वर्णन किया कि भारत के गौरव है उसको दिखाया गया है। भारत पहले कैसा था और ये उसकी स्थिति पहले के ज़माने में कैसी थी और क्या ऐसी चीज़ें थी जिन पर हम गर्व कर सकते हैं, इन बातों को इसमें दिखाया है। प्राकृतिक वैभव से समृद्ध भारत भूमि ऋषियों और महर्षियों की भूमि रही है। यह हमारी जो भारत की भूमि है ये महान ऋषियों और महर्षि जितने भी हुए हैं उनकी तपस्या स्थली रही एक तरह से। इस भूमि पर अनेक वीर ऋषिमुनि, दानी और चिंतकों ने जन्म लिया है। भारत भूमि संसार के संपूर्ण देशों में सिरमौर है और इसीलिए अपनी जो देश की भूमि है वो पूरे संसार में एक तरह से सिरमौर है, सर्वोच्च उसका स्थान है। यह वह पुण्य भूमि है जिसके निवासी समस्त विद्याओं और कला कौशल के प्रथम आचार्य रहे हैं। ऐसे महान मानवों की संतति होकर भी दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं और कवि यहाँ पर एक लाइन में ये बात भी स्पष्ट की है कि ऐसे महान लोगों की संतति हम संतानें होकर भी आज दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि हमारी हालत है वो आज काफ़ी थोड़ी खराब हो गई है। तो उन बातों को हमारे प्राचीन पूर्वजों से हमारी की है। तो हम देखते हैं इन रचनाओं को। सबसे पहले यशोधरा का अध्ययन करेंगे जो रचना
आपके समक्ष प्रस्तुत होगी, जिसमें यशोधरा किस तरह से अपनी वेदना को प्रकट कर रही है। देखना, गौतम बुद्ध चले जाने के बाद में यशोधरा क्या कहती है अपनी सहेली को कि सिद्धि हेतु स्वामी गए हैं। ये गौरव की बात कि सिद्धि हेतु, सिद्ध साधना और तपस्या हेतु स्वामी गए हैं, ये बड़े गौरव की बात है मेरे लिए। पर चोरी चोरी गए हैं, ये बड़ा ही व्याघात, कि मेरे मन में जो व्याघात है यानी कि आघात पहुंचाया है वो इस बात को लेकर है कि वो चोरी चोरी चले गए, मुझे बताए हुए बगैर ही चले गए। सखी वे मुझे कह कर जाते, और अगर वो मेरे को कह के चले जाते तो कोई बात नहीं थी। कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, अगर वो मेरे को अगर कह कर जाते तो क्या मैं उनके पथ में बाधा बनती, उनके रास्ते में कहीं पर बाधा बन जाती। मुझको बहुत उन्होंने माना कि उन्होंने मेरे को बहुत माना है उन्होंने, फिर भी क्या पूरा पहचाना, फिर भी क्या उन्होंने मेरे को पूरी तरह से पहचान लिया है। मैंने मुख्य उसी को जाना, और लेकिन मैंने उनको संपूर्ण सब कुछ अपना उन्हीं को ही माना है। फिर जो भी मन में लाते सकी वे कह कर जाते। आगे लिखा है कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ही स्वयं सुसज्जित, उनको अच्छी तरह से सजाकर क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही रण भेज देती हैं, रण में। और हम तो ऐसी त्राणी नारियां हैं कि जो अपने प्रिय को हंसी हंसी युद्ध के मैदान में है वो भेज दिया करती हैं, वो हमारे को बताकर क्यों नहीं गए। फिर क्षात्र धर्म के नाते सकी वे मुझे कह कर जाते, लेकिन फिर भी उन्होंने पत्नी धर्म को निभाते हुए मेरे को कहकर जरूर जाना था। अगर वो मेरे को कह कर जाते तो अच्छा लगता। हुआ न वह भी भाग्य भागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। हुआ न वह भी भाग्य भागा, लेकिन ये ऐसा हो नहीं सका और मेरा भाग्य है वो अभागा ही रहा। और किस पर विफल गर्व अब जागा, लेकिन अब कौन सी ऐसी बात हो जिस पर यानी कि मेरा गर्व है जागृत हो। जिसने अपनाया था त्यागा, और जिसने मेरे को अपनाया था आज ऐसे लग रहा है कि उसी ने मेरे को त्याग दिया है। फिर देखना आगे, स्मरण रहे स्मरण ही आते, और उनकी यादें ही हैं, स्मरण उनकी यादें हैं वो ही मेरे को आ रही हैं। सकी वे मुझसे कह कर जाते, नयन उन्हें निष्ठुर कहते, मेरी आंखें हैं वो उनको निर्दयी कह रही हैं। निष्ठुर यहाँ पर निर्दयी को कह रहे हैं कि मेरी आंखें उनको निर्दयी कह रही हैं, पर इनसे जो आंसू बहते से हृदय हृदय वे कैसे सहते। लेकिन मैं उनको निष्ठुर नहीं कह सकती, उनको निर्दय नहीं कह सकती, क्योंकि अगर वो मेरे को कह कर भी जाते तो मेरा दुख है वो प्रकट हो जाता उनके सामने, और मेरी आंखों से आंसू है वो बहने लग जाते। सदय हृदय वे कैसे सहते, और वो अपने हृदय पर मेरे आंसू की ये जो धारा बहती तो वो कैसे अपने हृदय पर इस चीज को सह पाते। गए तरस ही खाते, और वो इन सब चीजों पर तरस खाने के बाद ही वो गए हैं। सकी वे मुझसे कह कर जाते। फिर जाएं सिद्धि पावें वे सुख से, और आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि वो अगर चले भी गए हैं तो मेरा तो यही विचार है कि वो सिद्धि पावें जहाँ पर भी जाएं और वो सुख से रहें, दुखी न हो इस जन के दुख से, और वो कहीं पर भी उनको किसी भी प्रकार का दुख है या मानसिक क्लेश है वो उनको न हो। इस जन के दुख से उपालंब दूं मैं किस मुख से, और उनको उलाना है वो भी आज मैं अपने किस से मुख से दूं। फिर आज अधिक वे बातें, और आज मेरे को वो चले जरूर गए हैं लेकिन मेरे को वो अच्छे लग रहे हैं। सकी वे मुझसे कह कर जाते, गए लौट भी आएंगे, अगर वो गए हैं तो लौट कर भी आएंगे, कुछ अपूर्व और अनुपम लाएंगे। और लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि क्या कुछ नया लेकर यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ ज्ञान प्राप्त करके या कुछ इस प्रकार की कुछ अलग धारणा है वो लेकर आएंगे। रोते प्राण उन्हें पाएंगे, लेकिन ये जो मेरे प्राण हैं ये तो क्या उन्हें रोते हुए ही प्राप्त करेंगे। पर क्या क्या गाते गाते, और क्या है वो मैं यहाँ पर गाते गाते रहूँगी, या क्या उनका स्वागत जब वो आएंगी तो करूँगी उसका। और सकी वे मुझसे कह कर जाते, लेकिन उनको मेरे को कह कर जाना चाहिए था। ये कविता यशोधरा की वेदना से संबंधित थी। दूसरी रचना जो आपके सम्मुख प्रस्तुत है वो भारत की श्रेष्ठता है। इसमें भारत के लोगों की श्रेष्ठता को दर्शाया गया। देखना, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। यहाँ पर ये कह रहे हैं भूलोक का गौरव, कि भूमि का जो जितना भी जो संसार है इस पर गौरव करने वाला प्रकृति का जो पुण्य लीला स्थल है, पुण्य धार्मिक जो स्थल है वो कहाँ है। फैला है मनोहर गिरी हिमालय और गंगाजल कहाँ, जिस धरा पर हिमालय जैसे पर्वत, मनोहर काफी मन को हरने वाले हिमालय जैसे पर्वत और गंगा रूपी नदी का जो जल बहता है। संपूर्ण देशों में अधिक किस देश का उत्कर्ष, और जितने भी जो देश हैं दुनिया के जितने भी जो तमाम देश हैं उन देशों में से किस देश का जो उत्कर्ष है वो भारत से ज्यादा है। यहाँ पर कवि ने प्रश्न किया है। उसका
कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है, कि वो ऐसा देश कौन है जो ऋषियों की भूमि है, वह कौन सा देश है। तो कवि स्वयं आगे उत्तर दे रहा है कि वो ऐसा देश तो ऋषियों की जो महाभूमि है वो तो भारतवर्ष ही है। फिर आगे लिखा है कि हाँ, वरद भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, कि ये भारत है, इसको भारत को वरद भारतवर्ष बताया गया है क्योंकि दुनिया का सबसे पुराना देश है वो भारत को ही बताया गया है। और लेकिन संसार का सिरमौर, संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है, सर्वोच्च स्थान भारत का बताया है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। और कवि यहाँ पर प्रश्न भी कर रहा है कि ऐसा पुराना देश क्या इस विश्व में कोई और भी है क्या। भगवान की भूभूतियों का यह प्रथम भंडार है और भगवान है, उसकी अतुल्य जो संपदा यहाँ पर जो फैली हुई है उसका प्रथम ये भंडार रूपी है। और विधि ने किया है नरसृष्टि का पहले यही विस्तार, और विधि भगवान ने, ब्रह्मा ने किया नरसृष्टि का पहले ही यही विस्तार है। और नरसृष्टि भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले नरसृष्टि, जितने भी जो जीव जंतु पैदा हुए हैं वो सब, उनकी शुरुआत भारतवर्ष के यहीं से हुई है। फिर देखना, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य, और यहाँ के जो निवासी हैं उनको आर्य कहते हैं। और ये भूमि है, ये बहुत ही पवित्र भूमि है। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य थे, और यहाँ पर विद्या कला कौशल के जो प्रथम आचार्य हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार के शिक्षक हुए हैं, जैसे यहाँ पर नालंदा, तक्षशिला और वल्लभी, उड़ियंतपुरी, इस प्रकार के प्राचीन विश्वविद्यालय हुए हैं जहाँ पर विदेशों से भी जो छात्र हैं वो पढ़ने के लिए आया करते थे। और यहाँ पर चाणक्य जैसे आचार्य हुआ करते थे उन विद्यालयों में। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, आज कवि ने यहाँ पर इस लाइन में ऐसी बातें प्रकट की हैं कि इस प्रकार से तो थे हमारे पूर्वज, लेकिन यहाँ पर बताया है कि संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, उन्हीं की संतान हम हैं लेकिन हम अधोगति में पड़े हैं। लेकिन आज हमारी हालत है वो काफ़ी थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है। और कमज़ोर होने के कारण क्या है कि हम अधोगति, इस प्रकार की हालत में कि हम ना उठ सकते और ना चल सकते, इस प्रकार की कुछ हालत में हमारी हालत सी हो गई है। पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ खड़े हैं, लेकिन उन पूर्वजों के जो चिन्ह हैं उनकी उच्चता किस प्रकार की थी कि आज भी कुछ खड़े हैं। उनके द्वारा बनाए हुए कला कौशल, मंदिर, किले और महल जो बनाए हुए हैं उनके प्रमाण तो आज भी खड़े हुए हैं। फिर इस तरह से ये भारत की जो श्रेष्ठता है ये रचना भी पूरी होती है। अब आपके सम्मुख कुछ प्रश्न आ रहे हैं, देखें इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। अगर कविताओं में अगर कहीं पर भी अगर कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके आप ज़रूर देखें उन बातों पर जहाँ पर आपको कुछ बातें हैं वो समझने में कोई दिक्कत हुई हो, या कहीं पर समझ में कहीं पर गड़बड़ हुई हो, तो आप उन वीडियो को चलाकर वापस दोबारा देख सकते हैं। प्रश्नों को देखेंगे। यह गौरव की बात कि स्वामी गए हैं वैराग्य हेतु, सिद्धि हेतु, राज्य प्राप्ति हेतु और तीर्थ यात्रा हेतु। तो जल्दी से इसका उत्तर बताएं आप। ये गौरव की बात स्वामी गए हैं किस हेतु? सिद्धि हेतु। यशोधरा को पीड़ा है, उसके पति चले गए हैं सोता हुआ छोड़कर, लक्ष्य बताए बिना, चोरी चोरी और खाना खाए बिना। तो रात्रि में सोता हुआ छोड़कर उसके पति हैं वो चले गए हैं। फिर एक प्रश्न है कि कवि के अनुसार प्रकृति का पुण्य स्थल है भारतवर्ष, हिमालय, गंगा और सागर। तो प्रकृति का जो पुण्य स्थल है वो कौन सा देश है? वो है भारतवर्ष। आगे अति लघुरात्मक प्रश्न भी आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं कि यशोधरा का काव्य रूप क्या है। ये यशोधरा का जो काव्य रूप है ये खंड काव्य है। ये जो आपको हिंदी साहित्य का जब अध्ययन करवाया जाएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें ये बातें हैं वो स्पष्ट की जाएंगी वहाँ पर। यशोधरा दुखी क्यों है? तो यशोधरा है वो दुखी इसलिए है कि उसके पति है वो बिना बताए ही चले गए हैं उसको सिद्धि हेतु। भारतवर्ष अन्य देशों का सिरमौर क्यों है? क्योंकि भारतवर्ष में अनेक संपदाएं और अनेक प्रकार की जो संस्कृति और अनेक प्रकार की इस प्रकार की वस्तुएं हैं भारत में, जिसके कारण संसार का सिरमौर है या दुनिया का सबसे प्राचीन देश है। इस वजह से भारत को दुनिया के अन्य देशों से सिरमौर बताया गया है। भारतवर्ष को प्रकृति का पुण्य तीर्थ स्थल क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत को प्रकृति का पुण्य तीर्थ स्थल इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति की जो अथाह संपदा है वो इसके सब जगह पर विराजमान है, अलग अलग जगहों पर स्थित है। इस वजह से प्रकृति का पुण्य तीर्थ स्थल भी इसको कहा जाता है। तो इस तरह से ये आपकी काव्य रचना होती है पूर्ण। और जितने भी जो विद्यार्थी हैं वो ऐसे ही लगातार अध्ययन करते रहेंगे और नए नए जो वीडियो जब अपलोड होते हैं उनको लगातार आप देखते रहें, लगातार शिक्षण कार्य करते रहेंगे।
तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।